गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज है 11 अप्रैल। कौन सी डेट है आज? 11 अप्रैल। और 11 अप्रैल से हम एक नया आगाज कर रहे हैं, अपना एनसीईआरटी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी समर्पण बैच है, इसमें हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स अपना यूट्यूब चैनल पे फ्री रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लास। स्पेशली एनसीईआरटी सिलेबस को देखते हुए अपन ने स्टार्ट की है। और आरबीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। और सभी स्टूडेंट्स जो है इस क्लास को कंटिन्यू अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है, इसके अंदर हम जो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम तक चलने वाली ये क्लास है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज कोर्स कंटेंट जो मिलेगा वो आपके सामने है। देखो, एक तो आपको कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और डू इट योरसेल्फ जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। चैप्टर वाइज सारा मटेरियल अपन सॉल्व करेंगे, और साथ में हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, और कंप्लीट अकाउंटेंसी आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ठीक है, आज 11 अप्रैल से लेकर एग्जाम एंड तक चलने वाली ये क्लास बिल्कुल आप कंटिन्यू अच्छे से ज्वाइन कीजिए। और ये जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल आपको 3 बजे अपने एग्जैक्ट टाइम पर मिल जाएगी। जो अपना टाइम रहेगा क्लास का, वो हमने 3 बजे का टाइम फिक्स किया है। ठीक है, तो 3 बजे के टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तो रोज 3 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है। तो इस क्लास को आप अच्छे से कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे। और एक हमारी क्लास 4 से 5 चलती है। ठीक है, 4 से 5 की हमारी जो क्लास होती है वो विश्वास बैच के नाम से है, जो कंप्लीटली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास हमने 1 अप्रैल को स्टार्ट की थी। ठीक है, और ये क्लास 4 बजे आती है, 4 से 5 ये क्लास होती है, और इस बुक का अपन इसके अंदर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डीके गोयल वाली जो बुक है उसका भी अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 3 से 4 आपकी एनसीईआरटी की क्लास रहेगी, और 4 से 5 आपकी सीबीएसई की क्लास रहेगी। तो दोनों कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज अपन इसके अंदर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इसमें अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो बैच अपना रहेगा ये अपना एनसीईआरटी बैच है। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और क्लासेस को लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट करके आपके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, आज का आपका जो कमेंट होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे मोटिवेट होंगे, और आपकी इस क्लासेस को कंटिन्यू बिना किसी ब्रेक के बिल्कुल लाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और इस लेक्चर नंबर 1 में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th अकाउंटेंसी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ये हमारा चैप्टर चलेगा, जिसमें आज हम पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन, नीड और नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये टॉपिक्स आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफाइनिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे, बिजनेस रैशनल पढ़ेंगे कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और फंडामेंटल्स अपन इसके अंदर कंप्लीट पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आप ये ध्यान रखिएगा, इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना, और पीडीएफ अगर आपको लेनी है ना, तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इसकी कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ये एनसीईआरटी की जो कंप्लीट बुक है अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं, और इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नीड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो कंप्लीट चीज अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आपको रोज 3 से 4 के टाइम पर, फिक्स टाइम पर मिलेगी।
ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप होती क्या है। मतलब पार्टनरशिप का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी। देखिए, पार्टनरशिप जो होती है वो हमारी 1872 का जो फाउंडेशन एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बेसिस पे इसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। मतलब ये जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये 1 अक्टूबर 1932 यानी कि 1932 को एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में। इससे पहले इसकी जो प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिले हुए थे, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्टीशन करके उसको जो है अलग से पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था। तो ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में इसके ऊपर लागू होता है, और इट्स द एसेम्पशन एट द एक्ट एक्सक्लूडेड द रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जब उस टाइम पे लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बाकी पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन अब प्रेजेंट में जो भी एक्ट बनते हैं वो अपने पूरे कंट्री में लागू होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल मैप। पार्टनरशिप एक्ट कब से स्टार्ट हुआ, इसका हिस्टोरिकल है, कब से ये बना था एक्ट। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 से बना था। डेडिकेटेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफिशियली कम इनटू फोर्स। 1 अक्टूबर से ये पार्टनरशिप एक्ट बना था, और जो बिजनेस, जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस इंडिया में चलते हैं उन सभी के ऊपर ये पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। अब इसका अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने आपको लर्न करने के बेसिस पे भी स्लाइड्स यहाँ पर बना रखी है, माइंड मैप वगैरह बना रखे हैं, आप इनको अच्छे से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप इन इंडिया आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 came into force in the whole of India except Jammu and Kashmir on 1st October 2000, 1st October 1932. Before the implementation of this act, provisions related to partnership were given in the Indian Contract Act. यानी कि पार्टनरशिप एक्ट लगने से पहले जो प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल थे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया पार्टनरशिप बिजनेस का, कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है कब से अप्लाई हुआ था और कब से बिजनेस ने काम करना शुरू किया था। इसके बाद में अपन देख लेते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग, कि पार्टनरशिप जो है होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पार्टनरशिप जो होती है एक तरह से मिनिमम 2 पर्सन को लेकर बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, मैपिंग द एसेंशियल लीगल एंड ऑपरेशनल कंपोनेंट्स फॉर पार्टनरशिप सक्सेस। पार्टनरशिप सक्सेस के लिए एसेंशियल लीगल प्रोसेस होनी जरूरी होती है। ठीक है, कलेक्टिव लीगल वर्क होता है, मतलब जो भी वर्क करते हैं वो लीगल वर्क होना चाहिए। 2 और मोर पर्सन परफॉर्मिंग लॉफुल एक्टिविटीज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी लीगल वर्क करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वेयर इंडिविजुअल्स एग्रीड टू ऑपरेट टुगेदर बाय चॉइस, यानी कि वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है। वॉलेंट्री एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐच्छिक अनुबंध होता है, साझेदार मिलकर अनुबंध करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और रिसोर्सेज पूलिंग करते हैं। मतलब 2 पार्टनर मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। दोनों पार्टनर्स बिजनेस के अंदर, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आते हैं। इसका अपन मीनिंग समझ लेते हैं थ्योरी में। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी हमने यहाँ पर इसको बना रखा है। ये नोट्स आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनको आप अच्छे से अपनी क्लास के अंदर, आपकी जो कॉपी है उसके अंदर रेगुलर नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कर सकते हैं। तो दोनों कंटेंट आपको अपनी इस पूरी क्लास के अंदर मिलने वाला है, और कंप्लीट सेशन का सिलेबस अपन इसके अंदर चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो क्लासेस आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, अब आपको पता ही है, करनी है नहीं करनी है वो आपको पता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, सॉरी पहले मीनिंग इसको बता दें आपको, कि व्हेन 2 और मोर पर्संस डू एनी लीगल वर्क विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, यानी कम से कम 2 पार्टनर लीगल वर्क करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप मीन्स सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्संस वॉलंटरली एग्री टू रन अ लीगल बिजनेस। मतलब स्वैच्छिक रूप से 2 पार्टनर होते हैं मिनिमम, वो बिजनेस को चालू करते हैं। तो कोई भी वैधानिक कार्य अगर वो करते हैं, लीगल वर्क करते हैं, तो वो बिजनेस कहलाता है, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है।
दे इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। मैनेजरियल स्किल्स को कलेक्टिवली यूज करते हैं, उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स होती है, प्रबंधकीय योग्यता होती है, उसका सामूहिक रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स को आपस में बांटते हैं। तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको अच्छे से लिखना है, ये नोट्स पूरे प्रॉपर आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इस क्लास को आप रेगुलरली अच्छे से देखते हुए रहेंगे। चलिए इसके बाद में नए टॉपिक अपन देखते हैं, पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पार्टनर्स होते क्या हैं। द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हु कम इनटू टुगेदर एस्टेब्लिश द पार्टनरशिप, यानी कि जो पर्सन बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं और बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये पार्टनर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, तो इसको हम पार्टनर्स कहेंगे। इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनर कहेंगे, प्रत्येक व्यक्तिगत पर्सन को पार्टनर कहेंगे। और पार्टनर्स का जब कलेक्टिव फॉर्म होगा तो जो समूह होगा उस समूह को हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनर्स का जो कलेक्टिव समूह होगा, जैसे मान लो एक एक व्यक्ति को तो हम पार्टनर कहेंगे, बट इन सबका अगर समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। और उस पार्टनरशिप फर्म को पहचानने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द फर्म जो होता है वो ऑफिशियल ट्रेड नेम होता है, अंडर विच द पार्टनरशिप कंडक्ट इट्स बिजनेस, जिसके उस नाम के तहत कोई भी फर्म अपना नाम बिजनेस में अपना काम करती है, ठीक है। तो वो फर्म का नाम होता है। अभी ये तो हो गया अपना माइंड मैप तरीके से। अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, पार्टनर्स का मतलब होता है द पर्सन्स फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, यानी कि जो पर्सन्स बिजनेस रन करते हैं कंटिन्यूअसली वो क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले जो पर्सन है इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से, उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड अ फर्म, यानी जो कलेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए पार्टनर ए हो गया, पार्टनर बी हो गया, पार्टनर सी हो गया और पार्टनर डी हो गया। तो इंडिविजुअल तो सारे क्या कहलाएंगे, आपके पार्टनर कहलाएंगे, और इन सबका अगर समूह बना दिया जाए उस समूह को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। और जिस नाम से पार्टनरशिप चलाई जाती है उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। द नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फर्म, यानी उस नाम से फर्म को चलाया जाएगा। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। कमेंट करके आप जरूर से बताएंगे कि आपको जो है क्लासेस कैसी लग रही है। आगे बढ़े, चलिए अब लेते हैं नया टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप यहां से नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी हुई है। और सेक्शन 4 में बताया गया कि जो पार्टनरशिप होती है वो एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, मल्टीपल पर्सन होते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होता है, और उसका जो प्रॉफिट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और पार्टनर्स जो है मिलकर उस फर्म को चला सकते हैं। कोई सिंगल पार्टनर भी फर्म को चला सकता है, मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को कर सकता है, रोजाना होने वाले कार्यों को एक पर्सन भी कर सकता है, और सारे पार्टनर भी मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम तो 2% रहेंगे, ठीक है, और सभी मिलकर पार्टनरशिप को चला सकते हैं। तो एक तो उनके बीच में पारस्परिक संबंध होता है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं अपने कार्यों से, ठीक है, और कई सारे व्यक्ति इसके अंदर होते हैं, और मैक्सिमम 50% इसके अंदर होते हैं। बिजनेस को चालू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बिजनेस का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशन। पार्टनरशिप जो होती है बच्चों, वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग जॉइंटली। यानी कि जो पर्संस होते हैं वो पर्संस क्या करते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू कैरी ऑन करते हैं, उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, और मिनिमम 2% होते हैं प्रॉफिट अर्न करने वाले बिजनेस को चलाने के लिए। कोई भी सारे पार्टनर, एक पार्टनर चला सकता है और सभी पार्टनर बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पार्टनरशिप फर्म की याद रखनी है, ठीक है।
इसके बाद में बात करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चल रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, इस रिक्वायरमेंट की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट बैरियर्स। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होती है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेड फाइनेंशियल कैपिटल होती है, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एक सिंगल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उसके सामने ये लिमिटेशंस आती है। रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट बैरियर्स, ठीक है। बिजनेस एवेल्युएशन, सोल प्रोप्राइटर टू पार्टनरशिप। जब सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप पे आते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल व्यापार की जो कमियां होती है उन कमियों को दूर करने के लिए ही पार्टनरशिप फर्म को चालू किया जाता है। रिस्क सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेज होते हैं, ठीक है। और शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पार्टनरशिप आती है तो उससे क्या होता है कि कम से कम दो पर्सन होते हैं और उनकी जो भी रिस्क वगैरह होती है उसको वो डिवाइड कर लेते हैं। तो एवेल्युएटिंग टू पार्टनरशिप जॉइंट कैपेसिटी रिड्यूस रिस्क। पार्टनरशिप फर्म का जन्म इसलिए होता है कि जो कमियां सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती है वो कमियां क्या होती है यहाँ पर दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये माइंड में अब आप अच्छे से याद कर लेना है। अब इसका थ्योरी में अपन देख लेते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द ग्रोइंग नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री थ्रू द सोल ट्रेड। यानी जो सोल ट्रेडर होता है, सोल व्यापार होता है, एकल व्यापार, उसकी जो कमियां होती है, कुछ कमियां होती है, बिल्कुल ये कमियां हैं आपके सामने। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म की नीड होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसकी लिमिटेड कैपिटल होती है, उसके पास में लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, अनलिमिटेड उसके रिस्क होती है, अनलिमिटेड उसकी लाइबिलिटी होती है और अनसर्टेन एग्जिस्टेंस होता है। लॉस इन द एब्सेंस ऑफ ऑनर, यानी ऑनर की एब्सेंस में जो है वहां पर पार्टनर्स को, मतलब जो फर्म होती है उसको, बिजनेस को लॉस होता है। भाई एक ही सिंगल पर्सन बिजनेस को चलाने वाला है तो डेफिनेटली वहां पर लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि एक पर्सन है, बिजनेस को कैसे चलाएगा, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए ही हम बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो एकल व्यापार की इन कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में बात आती है बच्चों की पार्टनरशिप फर्म की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी कि क्या इसके नेचर हैं, क्या इसके लक्षण हैं, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो लीगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वैधानिक संस्थान होती है, फाइनेंशियल एंड लाइबिलिटीज रियलिटीज होती है, डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एंड रिस्क कैरेक्टरिस्टिक यूनिक टू पार्टनरशिप फर्म, मेंबरशिप एंड लीगल एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप के बीच में पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, पार्टनर जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं होते, लीगली दोनों को एक माना जाता है, बट अकाउंटिंग पर्पज से हम उनको अलग अलग मानते हैं, सेपरेट मानते हैं। लेजिस्लेटिव बिजनेस पर्पजेज द नेसेसरली कंडीशन फॉर अ शेयर्ड कमर्शियल एंटिटी। रेसिप्रोकल ऑथोरिटी बाइंड्स ऑल टू दी एक्शंस ऑफ वन, यानी कि पार्टनर्स एक दूसरे को बाइंड करते हैं, उनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, ठीक है, पारस्परिक अभिकरण होता है। तो ये तो अपन ने माइंड मैप से समझ लिया कि पार्टनरशिप फर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है, वो क्या होती है। अब अपन इनको एक थ्योरी नोट्स में समझ लेते हैं। एक माइंड मैप अपने पास और भी है लर्न करने के लिए, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स की अगर अपन बात करें, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, लीगल एग्रीमेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस, यानी कि जो पार्टनरशिप हमारे को दिखाई दे रही है उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब सेल परचेज होना चाहिए, या तो गुड्स का सेल परचेज हो या फिर जो है आपका सर्विसेज का सेल परचेज होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, रेसिप्रोकल एजेंसी रिलेशनशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टनरशिप फर्म की। अब थ्योरी नोट्स में देख लेते हैं। हैविंग 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं। लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल बिजनेस बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में लीगल बिजनेस होना चाहिए।
डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की होती है इसके अंदर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, रेसिप्रोकल एजेंसी होती है, एजेंसी रिलेशनशिप होती है, और इसका एक्ट होता है, और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। तो ये पॉइंट्स तो आप यहाँ से लर्न कर लेंगे, ठीक है। ये डिटेल्ड इसकी मैं बता रहा हूं अभी आपको, बट आपको ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। चलिए इसके बाद में एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हैविंग टू और मोर मेंबर्स, भाई कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। इट इज नेसेसरी टू हैव एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, बिकॉज नो सिंगल पर्सन कैन बी पार्टनर ऑन हिज ओन, यानी कोई भी पर्सन खुद का पार्टनर नहीं हो सकता है। ऑल्सो सच अ पर्सन शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ माइनर इंसान और अ पर्सन डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल, मतलब कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो या माइनर हो, या फिर क्या नाम से किसी एक्ट ने उसको अनेबल घोषित किया हुआ हो कि वो पार्टनर के रूप में किसी फर्म में शामिल नहीं हो सकता, तो वो पर्सन पार्टनर नहीं बनेगा। ये जो आपका अनुबंध अधिनियम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें ये बात कही हुई है कि ये पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते। बाकी जो कोई भी इनके अलावा हो, जो वयस्क हो, उसका मेंटली है वो स्ट्रांग हो, और कानून ने उसको किसी ने उसको जो है इनएलिजिबल नहीं कर रखा हो, अयोग्य घोषित नहीं कर रखा हो, वो पार्टनर बन सकता है, ठीक है। तो पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट मेंशन्ड इन एनीवेयर इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनर्स के वो किसी भी एक्ट में लिखे हुए नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू 464 सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी 100, यानी कि जो कम से कम पार्टनर रहेंगे, मतलब मैक्सिमम पार्टनर रहेंगे वो 100 रहेंगे। बट एट प्रेजेंट बाद में कंपनी एक्ट में रूल्स 2014 के तहत कोई चेंजेस हुए रूल 10 के अकॉर्डिंग, और जो मैक्सिमम मेंबर जो है वो कितने डिसाइड किए हुए हैं, 50 मेंबर डिसाइड किए हुए हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 मेंबर होते हैं। तो आपको 50 याद रखना है, मिनिमम कितने याद रखने हैं, 2 याद रखने हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कितने याद रखने हैं, 50 याद रखने, ठीक है, ये आप याद रख लोगे आराम से। ये आपको 50 याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी अ लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टनर्स के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई भी कंडीशंस वगैरह अपन ने तय कर ली है, लेकिन वो ओरल है, और बाद में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो गई तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। लीगल बिजनेस पार्टनर्स, लीगल बिजनेस बिटवीन पार्टनर्स, द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप शुड बी अ रन अ लीगल बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि आप कोई लीगल बिजनेस कर रहे हो। और लीगल बिजनेस में हम बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड एंड प्रोफेशन, व्यवसाय के अंदर अपन व्यापार और पेशा दोनों को शामिल करते हैं, प्रोफेशन को करते हैं। ट्रेड में क्या होता है कि सेल परचेज होता है, सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज देते हैं हम किसी को, और गुड्स का सेल परचेज करते हैं। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड फॉर रिलीजियस और कलेक्टिव वर्क देन इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्टनरशिप, मतलब कोई भी बिजनेस अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए या सामूहिक कार्य के लिए, सोशल वर्क के लिए अगर स्थापित किया जाता है तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चौथा पॉइंट है आपका द मेन पर्पज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स इन अ सर्टेन मैनर, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं, आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइजेशन हुज पर्पज इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट दैट इज टू डू क्लियरिटी, मतलब चैरिटी, कैन नॉट लीगली पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब कोई भी अगर चैरिटी के लिए कोई काम करता है तो वो कानूनी रूप से पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर लाभ का उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है। तो पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। एक तो बात है कि प्रॉफिट होना चाहिए और साथ में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। Responsibilities of partners: every partner is jointly responsible with the other partners and also independently for the all acts of the firm। मतलब हर पार्टनर जो है जॉइंटली अदर पार्टनर्स के साथ और फ्रीली खुद से भी इंडिविजुअली सभी कार्यों के लिए क्या होता है, फर्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट जो आपकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, यह है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। इट इज द that it is if the financial resources of the firm fall short to pay the outside liability। मतलब बाहर की कोई भी लाइबिलिटी है, लाइक लोन है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, उनको पैसा देने के लिए अगर फर्म के वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी फर्म का पैसा कम पड़ जाता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स को बेचनी पड़ेगी और उससे पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। तो पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स है उनको काम में ले सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। और इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है, इस पॉइंट को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि ये पॉइंट्स कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी और एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पार्टनर्स। इन दिस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। इस पॉइंट को भी बच्चों आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। क्या कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी और एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पार्टनर। इन दिस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ए प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का वहां पर रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में। जब भी कोई पार्टनर अपने एक्ट से किसी अदर पार्टनर्स को अगर वो बाउंड करता है तो वो एजेंट के रोल में होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पार्टनर है, उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो वो अदर पार्टनर्स को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो उसे हम कहेंगे कि वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और जब कोई पार्टनर अदर पार्टनर से अगर बाउंड हो जाता है, मतलब अदर पार्टनर से भी मिलकर कोई काम करेंगे तो उस एक पार्टनर को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रिंसिपल की भूमिका में होता है। मतलब कोई भी पार्टनर जो होता है बच्चों, वो अदर पार्टनर्स को प्रभावित कर सकता है अपने किसी भी कार्य से। तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन पाया जाएगा, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप बिजनेस। जो गवर्न होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। मतलब जितने भी पार्टनरशिप व्यवसाय हैं भारत में चलते हैं उन सब के ऊपर ये वाला एक्ट लागू होता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब कोई भी रूल्स अगर फर्म के ऊपर लग गए तो पार्टनर्स के ऊपर भी लग जाएंगे, और अगर पार्टनर्स के ऊपर कोई रूल्स फॉलो होता है तो वो पूरी फर्म के ऊपर फॉलो होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्टनर के ऊपर रूल फॉलो होंगे तो दूसरे पे नहीं होंगे। जब एक बार फर्म पे कोई एक्ट लग गया है तो उसके सारे नियम सभी पार्टनर्स के ऊपर लगते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पार्टनर्स। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मींस दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू द फर्म आर एप्लीकेबल टू द फर्म एज वेल एज टू ईच पार्टनर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली। मतलब सामूहिक रूप से और इंडिविजुअल रूप से सभी पार्टनर्स के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, अदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फर्म के ऊपर लगते हैं वो पार्टनर के ऊपर भी लगते हैं। लेकिन अकाउंटिंग पर्पज से जब हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप की, तब वहां फर्म को और पार्टनर को हम अलग अलग मानते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स फर्म के लिए तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और पार्टनर्स के लिए क्या बनाते हैं, पार्टनर्स के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसलिए दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन चलते हैं। तो अकाउंटिंग पर्पज से तो उनको अलग मानते हैं, लेकिन लीगली दोनों को एक ही माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास को आप पूरी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और ये जो क्लास है आपको रोज 3 से 4 बजे के बीच में रेगुलर मिलने वाली है, ठीक है। और ये क्लास जो आपको मिलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में हम इतना कंटेंट नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करने में, आपके कमेंट्स देखने में ही
पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी हम जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है बच्चों। और ये यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, पक्का आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इन तक शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और क्लास को कंटिन्यू अपने को रखना है, तो आप रेगुलरली क्लास को पूरा देखें शुरू से लेकर एंड तक, और नोट्स वगैरह प्रॉपर अपने बनाते चले। मैं थ्योरी प्रैक्टिकल्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी की जो दोनों बुक्स है वो एक एक क्वेश्चन एक एक न्यूमेरिकल के साथ पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। और साथ में मैं आपको इसी बैच में पीवाईक्यू जो 16 ईयर्स के पीवाईक्यू है वो भी कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। लेकिन पहले अपन क्या करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बच्चे रेगुलरली क्लास के साथ अटेंड रहेंगे। और क्लास की जो पीडीएफ है बच्चों, वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो आप इनको आराम से ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का कंटेंट अपन कल की क्लास में लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास के में। जय 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 हिंद, जय भारत।